स्वागत है आपका भारत की बात में। मैं हूं आपके साथ शीरी। रविवार दोपहर जब देश में साप्ताहिक छुट्टी का माहौल था, कहीं बारिश हो रही थी तो कहीं प्रचंड धूप निकली हुई थी, उसी वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी उठापटक हुई कि हड़कंप मच गया। खबर आग की तरह फैल गई। किसी ने मोबाइल उठाया तो किसी ने तुरंत टीवी ऑन किया। हुआ ये था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने करीब 40 विधायकों के साथ पाला बदल लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया था। बस फिर क्या था, अचानक सारे समीकरण बदलने लगे। रविवार को अजित पवार ने 9 विधायकों के साथ शपथ भी ले ली। अजित पवार फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं बल्कि यहां से शुरू होती है। अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है। भारत की बात में आज मेरे साथ देखिए अजित पवार के पॉलिटिकल एपिसोड में किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। मी अजित अनंतराव पवार, चमन चंद्रकांत भुजबळ, हसन सकीराबी मियादार मुश्रीफ, देवेंद्रराव दत्तात्रय वळसे पाटील गांभीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करतो की जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्मों का परिणाम है। अब अपोजिशन लगभग महाराष्ट्र में खत्म है। शिवसेना भी गई, एनसीपी भी गई। शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का और अजित पवार का निर्णय था पक्का। तो मतलब अजित पवार जी ने तय किया था कि मुझे बीजेपी के साथ जाना है। एकनाथ शिंदे अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने हवा में तीर चलाया है या फिर तीर वाकई निशाने पर लगने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन संजय राउत के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर दिया है। कल की राजनीति जो हुई है महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे काला दिन है। कल जो हुआ है शपथ ग्रहण, उसके बाद एक मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ जो 16 विधायक है वो जल्दी ही डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे और इसीलिए अजित पवार और उनके लोगों को इंडक्ट किया है। तो एकनाथ शिंदे अब कुछ दिनों के मेहमान हैं। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? रविवार को महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक शुरू हुई है उसका नतीजा क्या होगा? अगर वाकई महाराष्ट्र में सीएम बदलता है तो फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा? एकनाथ शिंदे अगर सीएम की कुर्सी से हटते हैं तो अगला दावेदार कौन होगा? महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर अजित पवार को बीजेपी के साथ आने के तोहफे के तौर पर सीएम की कुर्सी दी जाएगी? अब आप कहेंगे कि जब अजित पवार को शपथ दिलाकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है तो भला सीएम बदलने की चर्चा हो क्यों रही है? दरअसल महाराष्ट्र में 3 पावर सेंटर हो गए हैं। पहला, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दूसरा, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। तीसरा, डिप्टी सीएम अजित पवार, जो महाराष्ट्र में नया पावर सेंटर बनकर उभरे हैं। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में 3 पावर सेंटर बन गए हैं। किसके चेहरे पर रौनक है या किसके चेहरे पर खुशी गायब हो गई है या फिर होने वाली है? दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने जो बयान दिया है उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या अजित पवार महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन संजय राउत के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी उन्हें काउंटर करने वाले कुछ सवाल जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं।
संजय राउत पागल हो गए है। वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। सब मिलके 60 सीट ने पा लेंगे सांसद का। जैसा चुनाव नजीक आएगा जैसे महाआघाड़ी के काफी नेता आ जाएंगे। पवार साहब इसके पहले भी सेम कहते थे, मेरे साथ है, पार्टी मजबूत है, मैं अध्यक्ष हूँ। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर महाराष्ट्र के सीएम बदलने वाली बात आई कहां से, और इस चर्चा से किसके मन में लड्डू फूट रहे हैं और किसके सीने पर सांप लौट रहे हैं। दरअसल शिंदे छोटी पार्टी के होने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, जबकि महाराष्ट्र का सीएम बनने की महत्वाकांक्षा अजीत पवार अरसे से अपने मन में पाले हुए हैं। अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं और सीएम बनने की ख्वाहिश वो 19 साल पहले यानी साल 2004 से सीने में दबाए हुए हैं। अभी करीब 2 महीने पहले अप्रैल में महाराष्ट्र में अजीत पवार के सीएम बनने वाले पोस्टर लगे थे, यानी अभी तो अजीत पवार के दोनों हाथ में लड्डू दिखाई दे रहे हैं। साल भर विपक्ष में बैठने के बाद अजीत पवार सत्ता में वापस आए हैं तो चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है, और इसी के साथ अजीत पवार के दिल में दबी हसरत के हकीकत में बदलने की तरफ कदम भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कल से हूँ, यहीं पे हूँ, और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं अजीत दादा से मिलने। कि जिन लोगों ने कल अजीत दादा को समर्थन दिया, जिन 35 विधायकों का समर्थन है, लेखी समर्थन है, उन्होंने खुद होके दिया है, कोई प्रेशर में उन्होंने तो दिया नहीं, और वो 35 के 35 भी लोग आज दादा के साथ है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हूं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। संजय राउत जी ने जो कहा अजीत दादा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनके मुंह में घी शक्कर, बारामती की शक्कर, और मैं भी चाहता हूं संजय राउत होना चाहिए। अब आइए इस पूरी कहानी के दूसरे किरदार पर, यानी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर। देवेंद्र फडणवीस के मन में क्या चल रहा है, उसे समझने के लिए सबसे पहले रविवार को आई इस तस्वीर पर गौर कीजिए। फडणवीस के चेहरे का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि कैसे विपक्ष के किले में सेंध लगाकर उन्होंने एक बार फिर से खुद को न सिर्फ रणनीतिकार के तौर पर स्थापित किया है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी महत्ता और काबिलियत को साबित किया है। अब अपोजिशन लगभग महाराष्ट्र में खत्म है। शिवसेना भी गई, एनसीपी भी गई, देश तो मोदी जी के पीछे खड़ा है। देखिए, ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ठग बंधन है। अलग अलग भ्रष्टाचार करने वाले, बेईमानी करने वाले, समान स्वार्थों के कारण के मारे ना जाएं, पकड़े ना जाएं, इकट्ठे हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का घर पावर सेंटर बना हुआ है, लगातार बैठकें हो रही हैं। अजीत पवार सोमवार दोपहर को भी फडणवीस के घर पर मौजूद रहे। जब जब महाराष्ट्र के सीएम पद की बात आती है, फडणवीस का नाम सबसे पहले आता है, और वो इसलिए क्योंकि फडणवीस के मुंह के सामने से सीएम का निवाला छिन गया था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। वो तारीख थी 1 दिसंबर 2019। उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र का सीएम बनने के ठीक 3 दिन बाद विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। सदन की इस तस्वीर में उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और उनके ठीक पीछे फडणवीस दिखाई दे रहे थे। फडणवीस उद्धव को सदन में आगे बढ़ने का रास्ता दे रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में सीएम बनते बनते सत्ता छिन जाने की टीस भी। और महाराष्ट्र के इस बदले हुए सियासी घटनाक्रम पर बात करने के लिए मैं सीधे आपको लिए चलती हूं मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े के साथ। इस वक्त प्रफुल्ल पटेल मौजूद है। रौनक,
रविवार को शिंदे फडणवीस सरकार में एनसीपी के शामिल होने के बाद अब जो है पार्टी कई कड़े फैसले लेते हुए दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब है। सर, स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आपने आज एक कड़ा फैसला लिया है, जयंत पाटिल को हटाकर सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। क्या इसके पीछे का कारण है? देखिए, जयंत पाटिल का चुनाव वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए हर 3 साल में, महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई और इसलिए जब उनको 5 साल के पहले जब अपॉइंट किया था और समय खत्म हो गया था तो एक एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट मैंने एक ऑर्डर निकाला था कि भाई क्योंकि पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में एनसीपी के चुनाव नहीं हुए थे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव होना ही चाहिए और इस वजह से जयंत पाटिल को एडहॉक जिसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट के तौर पे उनको, क्योंकि कोई तो होना चाहिए, इसलिए कंटिन्यू किया था। अब क्योंकि ये सारी जो अभी वारदातें हुई है, अभी हमको लगता है कि भाई एक एक्टिव और मतलब अच्छा प्रेसिडेंट हमको ज़रूरत है, इसलिए हमने पार्टी के तौर से अभी सुनील तटकरे को उनको नियुक्त किया है कल। और जयंत पाटिल का तो ऐसे भी कार्यकाल नहीं है, तो इसलिए कोई उसमें हटाने का सवाल नहीं है। वो ही वॉज नॉट अपॉइंटेड, ही वॉज ओनली एडहॉक प्रेसिडेंट। सर, लेकिन कुछ दिन पहले अजीत पवार साहब ने खुद ये इच्छा व्यक्त की थी कि पार्टी का जो संगठन का काम है वो उन्हें सौंप दिया जाए। हालांकि वो अब उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सवाल ये है कि उनका क्यों विचार नहीं किया गया? नहीं, देखिए, अब आपने ही कहा कि अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और पार्टी को अभी क्या है कि व्यापक तौर से अभी बहुत सारा हमको एक नए जोश के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो पार्टी में अगर डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो 2 लोग एक से बेहतर होता है। तो आज अजीत पवार साहब सरकार चलाएंगे, सुनील तटकरे जी वहाँ पर हमारी पार्टी को चलाएंगे, महाराष्ट्र में खास करके, क्योंकि एनसीपी का सबसे बड़ा यूनिट तो महाराष्ट्र ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये फैसला आज लिए हैं। सर, दूसरा जो देश की जनता जानना चाहती है, शरद पवार, आप लोग हमेशा पवार साहब के बहुत करीबी और आपने तो लंबे समय तक उनके साथ बहुत करीबी से काम किया है। आज आप ये जो घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि पवार साहब आप लोगों के साथ फिर साथ नजर आएंगे और आपको लगता है कि आप लोग उनको मनाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, पवार साहब मेरे आदरणीय नेता रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उनके प्रति मेरे मन में सम्मान या कोई भी प्रकार के जो मेरी भावना है, जज्बात है, उसमें बदलाव नहीं होगा। देखिए, राजनीति में कुछ निर्णय होते हैं, पार्टी के कुछ फैसले होते हैं और पार्टी के फैसले एक बड़ी प्रक्रिया से होते हैं। शरद पवार जी खुद भी डेमोक्रेटिक, मतलब ये इस तरह से सब लोगों ने एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके निर्णय लेना, ये सोच के आदमी रहे हैं, उनसे ही हम सीखे हैं। और आज लार्जर पार्टी में आप विधायक ही हो कि बाकी के जो पदाधिकारी है, पार्टी का एक वर्कर है, उसकी जो फीलिंग है और मेजॉरिटी की जो फीलिंग है कि भाई ये सरकार में हम लोगों ने शामिल होना चाहिए। इसमें तीनों बातें, महाराष्ट्र का भला है, देश का विकास होता है, बहुत सारी चीज़ें। आज प्रधानमंत्री जी जो जिस तरह से इस देश में एक मजबूती के साथ सरकार प्रदान कर रहे हैं, अच्छे निर्णय ले रहे हैं, लोकहित में निर्णय ले रहे हैं, देश की पूरे विश्व में एक आज छवि बहुत उभर कर आई है। हमारा देश आज आक्रमण से काफ़ी सुरक्षित है। बहुत सारी ऐसी पहलू हैं जिसमें ये बात को उनको साथ मिले। और फिर ऑपोजिशन का जहाँ सवाल है वो तो बिखरा हुआ है। पटना में भी मैंने देखा, उसके अलावा भी राजनीतिक तौर से आप सोचोगे, देखिए, जब तक विपक्ष में कोई भी पार्टी 150 सीट लेके नहीं आएगी तब तक वो आजू बाजू में वो कोई उसको जो साथ चाहिए और सरकार बनाना चाहिए के लिए वो मिलने का संभावना नहीं है। अब कोई 50 लाएगा, 30 लाएगा, 20 लाएगा, ऐसे कितनी पार्टियों को जमा करोगे? कैसे उसका पार्टी का उस सरकार का नियंत्रण होगा? कौन उसका प्रधानमंत्री बनेगा? कौन उसको चला पाएगा? बनना तो एक बात है, पर चलाना भी तो है। और देश को अगर कमज़ोर सरकार मिले उससे अच्छा है, बेहतर है। इसलिए हमारी सोच दोनों ओर से है, देश के लिए भी है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी के पास 115 एमएलए हैं। तो आज एक बड़ी पार्टी है, तो उसके साथ अगर जुड़ेंगे तो एक यहाँ पर भी अच्छी सरकार मिलेगी,
आगे के लिए भी महाराष्ट्र का भला होगा, विकास होगा, अच्छे काम होंगे, अच्छे निर्णय होंगे। सर, आपने पटना का जिक्र किया, चूंकि आप भी वहाँ मौजूद थे, इसलिए मेरा सवाल ये कि जैसा आप कह रहे हैं कि बिखरा हुआ है, तो क्या वाकई में, क्योंकि पवार साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और आने वाली बेंगलोर की बैठक में भी शायद वो शिरकत करेंगे, आपको क्यों ऐसा लगता है कि विपक्ष बिखरा हुआ है? नहीं, ये तो अब साफ सुथरी बात है, कोई ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं है, तो इतिहास गवाह है। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, उसमें भी 2 प्रधानमंत्री हो गए। आपने फिर वीपी सिंह की सरकार देखी, उसमें भी 2 प्रधानमंत्री हो गए। आपने फिर देवेगौड़ा की सरकार देखी, उसमें भी 2 प्रधानमंत्री हो गए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष ऑल्टरनेटिव नहीं दे सकता है, मगर फिर जैसे हम भी यूपीए की सरकार में थे, पर कांग्रेस पार्टी के तब हालात और आज की कांग्रेस पार्टी के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी पहली बार 150, दूसरी बार 206 ऐसे एमपी जब चुनकर आए, तो अपने आजू बाजू में और 64 लोग पहली बार लेफ्ट पार्टीज के बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, वो बहुत बड़ी बात थी। तो वो सारी चीजें, वो परिस्थितियां आज अगर उपलब्ध होती तो मैं समझ सकता हूँ, आज है ही नहीं। या आज मोदी जी एक और है जो अपनी ओर देखते हुए अगर सोचे तो मतलब लोगों को लगता है कि नहीं, एक प्रधानमंत्री है, मजबूत आदमी है और ये अपनी ताकत पे सरकार भी ला सकता है और चला भी सकता है। यहाँ पर किसको बनाओगे, वहीं से प्रश्न शुरू होगा। पर सर, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसकी वजह से काफी बदलाव, हिमाचल में उनकी सरकार आ गई, कर्नाटक में आ गई, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर हो गई? नहीं, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से सारा बदल गया, ये मैं तो मानने को तैयार नहीं। राज्यों में चुनाव होते हैं और कई पार्टियां अलग अलग, अब वैसे डीएमके आती है या ममता बनर्जी जीतती है या नवीन पटनायक जीतते हैं। ये पिछले वक्त भी लोकसभा के चुनाव के पहले कर्नाटक में भी सरकार बीजेपी की नहीं थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की नहीं थी, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, राजस्थान में नहीं थी, फिर भी दिल्ली में सरकार किसकी बनी। तो ये देखिए, जब लोग भी आज समझदार हो गए हैं, देश का जब चुनाव आएगा तो अलग सोचेंगे, राज्यों के चुनाव आएंगे तो थोड़ा विचार, एक वहाँ का स्थानिक सरकार कैसी चली है, वहाँ का नेतृत्व कैसा रहा है, वो भी सोचते हैं। सर, देश में एक और बहस, जिस वक्त आपने सरकार अभी बना ली है, शिंदे फडणवीस के साथ आप चले गए, उस वक्त एक देश में और एक बहस है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। एज अ पार्टी आप कार्यकारी अध्यक्ष है, आपकी पार्टी इसको लेकर क्या सोचती है, क्या विचार रखती है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नो डाउट कि मैंने भी कहा है कि भाई हम लोगों ने इस पे चर्चा होनी चाहिए, थोड़ा मंथन होना चाहिए। एज अ प्रिंसिपल कोई गलत नहीं है, मगर उसके पर बहस हो, अच्छे से जरा चर्चा हो, समझे जाए उसके अलग अलग पहलू और उसके बाद में निश्चित फैसला किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज देखिए कई मुल्कों में, इस्लामिक देशों में भी एक अलग अप्रोच होती है, वहाँ पर भी मतलब वहाँ के नागरिकों के लिए समान कायदा होता है। कई ऐसे प्रगतिशील देश है जहाँ पर होता है। तो भारत को भी अपने समय के अनुसार और जो भी हमारा संविधान कहता है उसमें भी ये प्रावधान है कि भाई इसको मतलब कुछ समय के बाद उसके बारे में अलग सोच बनाई जा सकती है। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा मंथन अगर सही होती है और सबको समझाया जा सकता है सही तरीके से तो अच्छी बात। सर, एक और ये दर्शक जानना चाहता है और महाराष्ट्र की जनता, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि फिलहाल आप लोग के पास कितने विधायक हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि कुछ विधायक शरद पवार साहब से मिलके आए और कुछ देर पहले अमोल कोल्हे साहब ने ट्वीट किया कि मैं तो पवार साहब के साथी हूँ, और उसको जितेंद्र आव्हाड साहब ने ट्वीट किया कि एक मोहरा वापस आ गया। तो थोड़ा सा सर इलेबोरेट कर दीजिए और आप थोड़ा सा कंफ्यूजन जो हमारे मन में भी है वो थोड़ा सा दूर करिए सर। देखिए, विधायक तो बहुसंख्या इधर ही है। वो तो कल आपने वहां पर भी देखा, अजीत पवार साहब के घर से जब निकले, राजभवन में सारे शपथ विधि में थे, आपके कैमरे तो सब थे, आप घुमा के देख लीजिए, गिनती करके रख लीजिए। विधायकों की कोई संख्या की बात ही नहीं है, विधायक बड़े संख्या में है। बल्कि अब ऐसा है, देखिए अब इतने साल से अगर हम सब एक दूसरे को जानते हैं, कई बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है अगर मैंने कल किसी से बात की है, सुप्रिया जी से बात की, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई हमारे कोई व्यक्तिगत कोई मतभेद है। तो ऐसी बात नहीं है। और मेरा कहना है कि नंबर बिल्कुल हर तरह से, और आखिर ये सारी चीज़ों की जांच कोई तो
किसी के माध्यम से तो होगी ना, कोई मेरे कहने से तो सर्टिफिकेट कोई मिलेगा नहीं ना। तो जो भी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या कल स्पीकर हो या कोई भी कोई फोरम, किसी के माध्यम से ही तो ये तय होगा ना कि भाई लोग हैं कि नहीं। तो ये सब वहां पर सही समय पर सही सब बातें सब क्लियर हो जाएगी। एक और जो आप लोगों पर कार्रवाई की गई है, आपको सुनील तटकरे साहब को, अजीत पवार साहब को जो है वो हटा दिया है, इस तरह का जो है आज सुप्रिया ताई ने ट्वीट कर जानकारी दी है, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, मेरा फिर कहना है कि ये सब चीज़ें ऐसे जब घटनाक्रम होते हैं ना, तो इन्होंने इनको निकाल दिया, उन्होंने इनको निकाल दिया, इस टाइप की सब बातें चलते रहेगी, कोई उसका असर नहीं होने वाला है। जितना अधिकार से हम भी बोल रहे हैं तो हम भी कोई आधार के वजह से बोल रहे हैं, इसलिए मत इसमें ये क्या है उसने ये बोला तू मैं जैसी बात हो जाएगी। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सही समय पर जहाँ पर भी इस चीज़ का कानूनी या योग्य तौर से फैसला करने का जो माध्यम होगा, उसमें ये साफ हो जाएगा कि किसके पास कितने लोग। सर, एक और आखिरी के 2 सवाल है, उसमें से एक कि भोपाल में रैली के पहले जो रैली में प्रधानमंत्री ने एनसीपी को लेकर जो कुछ कहा, आप लोगों को करप्ट पार्टी बताया, और आज आप लोग उनके साथ जाकर, क्योंकि आप अपने आप को एनसीपी मान रहे हैं, इसलिए खुद पवार साहब ने भी ये विषय उठाया, इस पर आपका सर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, मगर किसी ऐसी बात नहीं है कि कोई पवार साहब भी तो मोदी साहब की तारीफ करते थे, मोदी साहब पवार साहब की करते हैं, तो अब रातों रात कोई किसी के बोलने से कुछ बदलता नहीं। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है सोच समझ के पार्टी ने लिया है, पार्टी के इंटरेस्ट में लिया है, महाराष्ट्र और देश के इंटरेस्ट में। आखिरी सवाल, क्या आप व्यक्तिगत तौर पर फिर एक बार शरद पवार साहब को मनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि लगातार बड़ा एसोसिएशन महाराष्ट्र में हम लोगों ने भी देखा है, और आप आखिरी बार हमारे जरिए पवार साहब से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पवार साहब हमारे, फिर मैं कहूँगा, हमारे आज गुरु पूर्णिमा है, हमारे गुरु है, हम उनके शिष्य हैं, उन्होंने हम पर हमेशा वरद हस्त रखा है, और वही वरद हस्त उनका हमारे सर पे रहे, और हम सब मिलकर इस निर्णय के साथ एक परिवार के जैसे हम आगे बढ़े। बस यही मैं उनसे आपके माध्यम से प्रार्थना। आप बात करेंगे एक बार और? हाँ, मैं जरूर, मैं देखिए इस बार मुंबई आ रहे हैं कल। नहीं, मुझे नहीं मालूम है उनका प्रोग्राम, मगर जब भी कुछ होगा तो मुझे कोई उनको मिलने में कोई जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। मैं उनको मिलूंगा, मेरे उनके रिश्ते इतने कोई ऐसे भी नहीं है कि भाई मैं कल उनको नहीं मिलूं, ऐसी कोई बात नहीं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। मुख्य तौर पर पवार साहब से आज भी मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते, एक पेज पर आना चाहते, क्योंकि पवार साहब एनसीपी के गाइड रहे, मेंटर रहे। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो प्रफुल्ल पटेल के साथ ये खास बातचीत आपने देखी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।